सभी के प्रति मैं अपना यह अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि हम प्रतिदिन बताते हैं कि हमारे आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य पूरी मानव जाति को न्याय का महत्व बताना और न्याय का मतलब आर्थिक न्याय के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है, इस बात के ऊपर सबका ध्यान आकृष्ट करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। न्याय समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह बात तो अच्छी तरह पूरा संसार जानता है, लेकिन आर्थिक न्याय अगर न हो तो समाज में किसी भी प्रकार का सामाजिक न्याय उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। यह भी हम कह देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु कोई भी हो जिसका जन्म होता है, उसका जीवन शुरू से ही प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। फिर चाहे वह बालक, वह शिशु, वह बच्चा मनुष्य का हो, पशु पक्षियों का हो या छोटे बड़े जिस भी जीवधारी का क्यों न हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल, यह सभी के बारे में उतना ही सत्य है। यदि उपभोग में किसी प्रकार की कमी होती है तो यह उसके लिए घातक और मारक हो सकती है, और यदि एक बिल्कुल अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर व्यक्ति बच नहीं सकता। और इसीलिए हमारा निवेदन है कि हमको मनुष्य होने के नाते विवेकशील तो होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन बुद्धि और विवेक में अंतर यही है कि विवेकशील व्यक्ति सबके सुखी जीवन की कामना करता है, उसी का रास्ता सोचता है, समझता है और बताने का प्रयास करता है। लेकिन बुद्धिमान कहा जाने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अन्य जीवों का, मनुष्यों का गलत शोषण भी कर सकता है, वह अन्याय भी कर सकता है और बाकी लोगों को बाध्य होकर मरने के लिए भी मजबूर कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति के बीच में यह अंतर होना जरूरी है। और मनुष्य होने के बावजूद अगर किसी में यह विवेकशीलता का गुण नहीं है तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जिसमें विवेक नहीं है वह धरती पर पशुओं के समान जीता है। यानी पशु उसमें भी जीने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन खुद जीने के लिए बाकी लोगों के साथ किसी प्रकार का सामंजस्य बना पाने की बुद्धि, बना पाने की समझ उनमें नहीं होती
और प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु अहिंसक होते हैं, हिंसा नहीं करते, वे इसलिए हिंसक भी नहीं होते। लेकिन जो हिंसक होते हैं, प्राकृतिक रूप से हिंसक होते हैं, उनकी हिंसा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता। इसलिए उन सब बातों के बीच मानव होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि धर्म के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर हम जो कुछ भी स्वीकार करते हैं वह सबके लिए सुखदायी होना चाहिए। और इसीलिए आर्थिक न्याय के विषय को जो बहुत गहराई से सोचने समझने लगते हैं तो यह प्रश्न उठाते भी हैं कि आर्थिक न्याय केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी तो उतना ही आवश्यक है। और मैं यह स्वीकार करता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जैसा कि भारतीय सनातन धर्म के अनुसार बात जब निकलती है तो वहां वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श हमारे सामने अपने आप आ जाता है। और वसुधैव कुटुंबकम जैसी युक्ति, भावना और जीवन पद्धति विश्व के देशों में जितनी भी विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं उस दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम कौन सा विषय लें, इसकी कोई समस्या अब हमारे सामने नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह के प्रयास पूरे विश्व में चल रहे हैं उनमें सबसे भयावह स्थिति अगर है तो वह सुखी जीवन की है। सुख शांति के साथ जीना हर जीवधारी के लिए संभव हो सके, यानी मनुष्य मात्र के लिए तो हो ही, क्योंकि हमारे चिंतन का विषय मनुष्य से ही शुरू होता है। क्योंकि आज सारी गड़बड़ियां मनुष्य के कारण ही पैदा हो रही हैं। अनेक अच्छी बातों के आविष्कार के साथ साथ अनेक घृणित खराब से खराब षड्यंत्र भी मनुष्य के द्वारा ही रचे जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग मनुष्य के नाते बात को समझ सकते हैं उन्हें ही हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। मेरी बात में हो सकता है फिर भी विसंगति हो, तो मैं अपने विवेकशील श्रोताओं से यह आशा करता हूं, यह विश्वास भी करता हूं कि मेरे द्वारा कही जाने वाली बातों में यदि किसी प्रकार की विसंगति भी हो और उसे सुधारा जा सके तो उसे आप अवश्य ध्यान में लाते रहें। आज अपना विषय कहने से पहले मेरे पास 2 सवाल पहले से ही आ चुके हैं, जिनमें एक सवाल तो कई दिन पुराना भी हो गया है। मेरे एक फेसबुक मित्र की पोती ने मुझसे आग्रह किया था कि आपको भी मालूम है कि भारत की केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए थे उनको वापस ले लिया है, क्योंकि अनेक किसान उसे अपने जीवन मरण का प्रश्न बनाकर
लड़ने मरने के लिए उतारू हो गए थे और सरकार को भी खतरा था, अगर वह इसके ऊपर हठवादिता का परिचय देती तो उसे चुनाव में भी हार हो सकती थी। इसलिए चुनाव में हार से बचने के लिए उसने सही कदम उठाते हुए वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। और विचित्र बात यह है कि तीनों कृषि कानूनों की हठ करने वाले जिन किसानों ने एक दिन भी उन परिवर्तनों को, उन नए कानूनों को देखने का भी साहस नहीं किया था, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे, इतने सीधे साधे थे। और उन्हीं को मूर्ख बनाने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी, झूठे और मक्कार लोगों ने किसानों को उसके लिए तैयार किया कि या तो सरकार किसान इन कृषि कानूनों को वापस ले या हम चुनाव में उनसे बदला लेंगे। इसीलिए आज लोकतंत्र के नाम पर जो भीड़ तंत्र चल रहा है, इसमें सत्य की रक्षा बड़ी कठिन है। लेकिन मैं इस बात को बता दूं कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हर हालत में झूठ बोलेगा। वह अधिकतम सच तो बोल सकता है, तुलनात्मक दृष्टि से वह दूसरों से अधिक ठीक सच्चा हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष भाव से पूरी तरह न्याय संगत बात की दृष्टि से, निष्पक्ष होकर बात कहने की दृष्टि से सत्ता में बैठा हुआ आदमी अधिकतम चालाकी तो कर सकता है, लेकिन वास्तविक सत्य उससे भागने की चेष्टा करता है। यह जो मेरी बात है, यह आज की व्यवस्था, विश्व व्यवस्था के संबंध में पूरी तरह सच है, क्योंकि आज की विश्व व्यवस्था वह किन के द्वारा नियंत्रित है, जिसके ऊपर मैं कई बार आपको कह भी चुका हूं। यह लोकतांत्रिक कही जाने वाली व्यवस्था झूठ, मक्कारी, बेईमानी, षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात और हत्याओं का अंबार लगाने वाली विचारधाराओं से मेल ही खाती है, उनसे अलग कुछ भी नहीं। वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली को जिसे सबसे सरल, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, वही सबसे निकृष्ट कर प्रणाली है। यह बात मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाए थे वह भी न्याय की दृष्टि से झूठ थे। तो फिर मैं किसान आंदोलन को गलत क्यों कह रहा हूं? मैं किसान आंदोलन को गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह जो किसान आंदोलन है वह गरीब किसानों को न्याय दिलाने के लिए या उनकी गरीबी को दूर करने के लिए यह अभियान चला ही नहीं। सब जानते हैं कि किसान
बौद्धिक दृष्टि से कम भारत में तो मैं कह ही सकता हूं, वैसे तो पूरे विश्व की दृष्टि से यह बात सत्य है, जो छोटे छोटे किसान हैं वही शोषण का शिकार हैं। और उनका शिकार कौन करता है, उनका शोषण कौन करता है? तो बड़े बड़े किसान करते हैं। तो फिर एक बात आप बताइए कि किसी प्रकार का किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व समृद्ध और बड़े बड़े किसान कर रहे हों, वह गरीब किसानों की दुख दर्द और गरीबी को दूर करने का सबसे सहज रास्ता कैसे हो सकता है? यह धोखाधड़ी की पराकाष्ठा थी। और मैं यह कह सकता हूं कि सरकार और विपक्ष और विश्व की सारी पूंजीवादी ताकतें इस षड्यंत्र का ताना बाना बुन रही थी। अर्थात जिन्हें विशेषज्ञ बोल रहे हैं वही विशेषज्ञ सारी जनता को, सारा आदमी को, सारे समाज को मूर्ख बना रहे हैं। और मैं इस संदर्भ में कह भी सकता हूं, समाज के साथ पास विशेषज्ञों की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वही सबसे ज्यादा झूठी रिपोर्ट देती हैं। और इस संबंध में कोरोना की जिस समस्या को भी हम आज विश्व की सबसे खतरनाक और बहुत परेशानी की समस्या मान चुके हैं, वह भी तो इसी षड्यंत्र का परिणाम है। और आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो इस कोरोना की समस्या से निपटने के लिए एलोपैथिक दवा की खोज की है, और भारत सरकार और मोदी जी बार बार यह घोषणा भी करते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ भारतीयों को कोरोना से रक्षा के लिए जो वैक्सीन निर्माण की है और 100 करोड़ लोगों को इसके टीके लगाए जा चुके हैं। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बंधुओं, मुझे मोदी जी से कोई परहेज नहीं है, मेरी कोई मित्रता या शत्रुता किसी से भी नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी से सवाल करता हूं कि मोदी जी, यह जो वैक्सीन बनाने की बात है, इसका एकाधिकार केवल एलोपैथों को क्यों मिला? दूसरी चिकित्सा प्रणालियों को क्यों नहीं मिला? क्या वे मानवता की दुश्मन है? और एलोपैथी को मानवता से सबसे ज्यादा प्रेम है? ये दोनों बातें झूठ हैं। मैं इस बात को पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। जो कोरोना की समस्या पैदा हुई वह भी एक षड्यंत्र का परिणाम थी। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, घातक से घातक हथियारों का निर्माण, यह कौन सी समस्या है? कौन सी प्रतिद्वंदता है? और क्या यह मानवता के लिए घातक नहीं है? तो घातक है। इसका संचालक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। दो टूक शब्दों में मैं कह रहा हूं यह बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानवता से कोई लेना देना नहीं है। और जो वैक्सीन निर्माण हुई, एलोपैथ को जो एकाधिकार दिया गया, यह भारत सरकार का नहीं, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्देश था
और उसके बारे में भी जब सच्चाई की बात आप करेंगे तो मैं दिन प्रतिदिन हो आ रही सूचनाओं के आधार पर आपको बात बता रहा हूं, अधिकतम ताजी सूचनाओं के आधार पर आपको बात बता रहा हूं कि आज तक ये सारे तथाकथित वैज्ञानिक इस बात का स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ हैं कि कोरोना की समस्या का जो निरंतर रूपांतरण हो रहा है, उन्हें नहीं मालूम कि आने वाला कल क्या होगा। जो वैक्सीन हम बना चुके हैं और जो लगा भी रहे हैं पूरी ताकत के साथ, उस पर भारी खर्चा भी हो रहा है, लेकिन वह अंतिम रूप से हमारी रक्षा कर सकता है या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। तो फिर आपको गारंटी कहां से मिलेगी साहब? मेरा साफ कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सर्वे क्यों नहीं कराता? वह विश्व में उन लोगों के बारे में कुछ क्यों नहीं कहता जहां पर निवास करने वाले, जीवन जीने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा हो? इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोई सर्वे क्यों नहीं कराता और उसका परिणाम क्यों नहीं बताता? अभी तक जो जानकारियां मुझे मिली हैं, मैं उनके आधार पर बात कर रहा हूं कि भारत के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है और यूरोप के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी तुलना में बहुत घटिया है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? यह विचारणीय विषय है कि नहीं है? और यदि आप तटस्थ होकर निष्पक्ष भाव से बात करेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि भारत के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले देशों में होती है। और वह इसलिए होती है क्योंकि भारत के लोगों की रसोई में जो मसाले भोजन बनाने के काम प्रतिदिन आते हैं, जीरा, धनिया, गरम मसाले के नाम पर, काली मिर्च के नाम पर, सौंठ और मुलैठी के नाम पर जो अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है, जिसके बिना भारत की रसोई में खाना नहीं बनता, जिसका खाना स्वाद और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से सबसे उत्तम होता है, वह सारी जीवन पद्धति जिसने समाज को दी है उसका नाम आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से और साथ में भारत सरकार से भी यह पूछना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की समस्या के उत्पन्न होने और इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आयुर्वेद के विशेषज्ञों की उपेक्षा क्यों की? आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में यह बात पैदा होनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में यह बात पैदा नहीं होती तो हमारी बुद्धि का विकास आज तक नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने जिस प्रकार इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, उन लुटेरे लोगों ने पूरी दुनिया को लूटा और पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर जो पूंजीवाद की स्थापना की, यह मानवता के विरुद्ध
सबसे गंभीर षड्यंत्र है। और यही षड्यंत्र भारत में संविधान के रूप में अंग्रेजों के षड्यंत्र को साकार करने के लिए जो संविधान काम कर रहा है, जो नियम और कानून उसी के द्वारा बने हुए हैं, वही भारत के उज्जवल भविष्य को खत्म करने का सबसे गंभीर षड्यंत्र भी है। इसलिए बंधुओं, जब समाधान की बात आएगी तो हमें न्याय के रास्ते से ही चलना पड़ेगा। न्याय की उपेक्षा करके आप चल नहीं सकते, चाहे सामाजिक व्यवस्था का कोई भी पक्ष क्यों न हो। लेकिन इसका पहला कदम वह आर्थिक न्याय से ही पैदा होगा। पहला कदम आर्थिक न्याय के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। मैं अध्यात्म की बात करने वालों को भी यही सीख देना चाहता हूं। अगर आप मानव चेतना का सबसे अधिक विकास करना चाहते हैं तो मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, जब तक भारत के हर व्यक्ति का प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पूरा विकास नहीं होता, उसे पूरी तरह अभाव मुक्त और पोषण से युक्त नहीं किया जाता, जब तक उसे पूर्ण आरोग्य प्राप्त करने की सुविधा सहज रूप से जन्म से मृत्यु तक नहीं मिलती, तब तक उस महामानव का धरती पर अवतरण भी नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, मैं किसी की कल्पना को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ज्ञान के नाम पर जो डींग हाँकते हुए महाज्ञानी विज्ञानी बनने की बातें कर रहे हैं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं कि वे गरीबी रेखा की रट लगाने वालों को बेवकूफ कहना बंद करें, अपने को ज्यादा सुलझा हुआ महाज्ञानी महामुनि सिद्ध करने की चेष्टा न करें। नहीं तो आने वाले समय में समाज में उनकी होने वाली फजीहत से भी वो नहीं बच पाएंगे। तो बंधुओं, जब एक व्यक्ति ने, एक मेरे फेसबुक मित्र ने उसके ऊपर अपने संवाद में शामिल होने के लिए अपनी पोती के माध्यम से मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उस बच्ची को ज्यादा समझाने की बजाय उस संवाद में शामिल होने का जो निमंत्रण था उसे ही किसी बहाने ठुकराना ठीक समझा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति वास्तविक समाधान के ऊपर कभी आना ही नहीं चाहता और पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए इस प्रकार के ठग लोग नया नया मुखौटा लगाकर धूर्त होते हैं और समाज को ठगते रहते हैं। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आक्षेप करना इससे ज्यादा जरूरी समझता ही नहीं। तो बंधुओं, क्या हमारा समाधान सही है? आर्थिक न्याय की जो बात हम कर रहे हैं, क्या वह सारे समाज को सुखी बना सकती है, सबको भय मुक्त और अभाव मुक्त कर सकती है? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने अपनी समझ के अनुसार अपना विश्लेषण और अपना निष्कर्ष
आपके सामने रख दिया है। और इसलिए मैं सारे विषय छूता हुआ निरंतर आपको भी उसी पूर्णता की ओर ले जाना चाहता हूं जिसकी पूर्णता की कामना हम मानव मात्र के लिए करते हैं। इसलिए सीमित शब्दों में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप विश्व में मानवता की बेल को समृद्ध करना चाहते हैं तो आपको औसत संपत्ति अधिकार को ही स्वीकार करना चाहिए, हर व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहिए। जो लोग सीमाहीन संपत्ति अधिकार को लोकतंत्र का आधार बताना चाहते हैं उनको जमीन में गाड़ देना चाहिए। उस प्रकार के अधम, डकैत, बेईमान, लुटेरे, चालबाज, धोखेबाज और विश्वासघाती लोगों को आप पनपने का मौका मत दीजिए। उन्होंने इस दुनिया को जो दर्द दिया है वह आने वाले समय में सब लोगों को दुखी कर सकता है, सब लोगों को परेशानी में डाल सकता है। और अगर आप समझते हैं तो उस दुख दर्द से निपटने की उसकी सही औषधि, सही दवा आर्थिक न्याय के विचार को समझना है, औसत संपत्ति अधिकार को स्वीकार करना है और उस आधार पर जो टैक्स प्रणाली, जो कर व्यवस्था बनेगी वह लाभ के बजट के द्वारा बनेगी। और इस प्रकार की नकली जो कर प्रणालियां हैं उनके द्वारा कभी भी समाज व्यापक रूप से लाभपूर्ण बजट बना ही नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, सारी बातों के सभी दरवाजों को खुला रखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप निष्पक्ष भाव से पूरे मनोयोग से सभी बातों को खुला रखिए। ज्ञान के नाम पर पुरानी बातों की तोता रटन तो हो या नए नए झूठ की स्थापना का प्रयास हो, यह दोनों मानवता की दृष्टि से निंदनीय हैं। और आप सभी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपनी बात कहने और दूसरे लोगों की बातों को सुनने का साहस और प्रतिबद्धता और धैर्य अपने अंदर पैदा करें। मैं भी प्रयास करूंगा कि छोटी छोटी बातों पर उद्विग्न होने की बजाय स्थिर भाव से सबके शांति का मार्ग समझने और बताने की चेष्टा करता रहूं। और अंत में अगर कुछ कहना है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि औसत संपत्ति अधिकार, इसकी अवधारणा को ठीक प्रकार से समझें और इसी कर प्रणाली को आज विश्व व्यवस्था का आधार समझने और समझाने के कार्य में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लग जाएं। मैं बिना सोचे किसी भी काम को करने का और मानने का पक्षपाती नहीं हूं। और जब सभी पक्षों की सहजता से पूर्ति होती हो, शांति होती हो,
तो हमें फिर उसे मानने में विलंब भी नहीं करना चाहिए। यही मेरा सभी बंधुओं से आग्रह है। आज हमको आयकर पर बोलना था, लेकिन इसी को हम दूसरे एपिसोड में चलाने की चेष्टा करेंगे। अगर संभव हुआ तो हमारा अगला एपिसोड आयकर की कमियों के ऊपर होगा, और मैं फिर संक्षेप में अपने निष्कर्ष के रूप में आपको बता दूं, आयकर दुनिया का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, और इसीलिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे आज सबसे ब्रिलियंट, सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले लोग आयकर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, आप उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों को याद कीजिए जो आज पढ़े लिखे और तेज तर्रार लोगों की पहली पसंद है, और जिसमें गए हुए लोग सबसे भारी आय प्राप्त भी करते हैं। उनको आप ज्यादा समझदार नहीं, लेकिन फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ जरूर कहेंगे, जरूर मानेंगे, जरूर समझेंगे, और नई पीढ़ी के बुद्धिमान, समझदार बच्चों और युवकों से भी, युवतियों से भी यही निवेदन है कि वे सत्य के आधार पर अपना आगे का मार्ग चुने। झूठ का मार्ग चुनने की कोई मजबूरी प्रकृति पैदा नहीं करती। यह समाज के ठग और दिशा देने वाले तथाकथित लोग, यह कुकर्म वही लोग करते हैं। इस बात को हमें पहचानना चाहिए, और यदि आपके प्रश्न आते हैं तो धीरे धीरे हम सभी सवालों का जवाब देंगे, और हमारी चेष्टा होगी कि हमारा जवाब आपके हृदय को छुएगा, उसमें सच्चाई की जो ताकत है उसकी ज्योति आपके हृदय में प्रज्वलित होगी, और हम विश्व मानवता को, विश्व की संपूर्ण व्यवस्था को उसका लाभ दे सकेंगे, उसमें सहायक बन सकेंगे। यही मेरा सभी से निवेदन है। नमस्कार, जय जगत, जय भारत।